हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम हिंदी के पेपर 5 का अनुवाद देखेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हिंदी में ये दो क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करो और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करो। तो आपको दोनों ही ये करना आता होगा। बेसिकली ये तो सभी स्टूडेंट्स को आता ही होगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, कहीं कहीं पे प्रशासनिक शब्द दिए रहते हैं, उन ऑफिशियल वर्ड्स को हम नहीं समझ पाते हैं, हम नहीं कैच कर पाते हैं। वहीं पे हमारे इसलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं जहाँ पे हमारे मार्क्स कटते हैं। तो आप ऐसे में बहुत सारे अनुवाद आपके लिए लेके आऊँगी एग्ज़ाम तक। साथ ही साथ अगर आपने मेरे हिंदी के नोट्स परचेज़ किए हैं तो आपको उसी हिंदी के ग्रुप में ये सभी अनुवाद मिल जाएंगे। अल्टरनेट डेज पे ये 2 से 3 दिन में मैं ये अनुवाद वाला टॉपिक जो आपका है, इसके बाद जो भी ग्रामर पर ग्रामिकल जो भी पोर्सन है, वो सभी जो पोर्सन है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी। सबसे पहले पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँगी और ज़्यादा लंबा लेके आ पाऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं, ध्यान से सुनिएगा कि आपने अगर मेरे नोट्स परचेज़ किए हैं, जैसे कि अभी मेरे टोटल 7 नोट्स हैं, तो आपको 7 पेड ग्रुप मिलेंगे। 7 जिन्होंने ये उनके लिए ही होगा जिन्होंने ये नोट्स खरीदे हैं। जैसे कि किसी ने एथिक्स का नोट्स लिया है तो उसके लिए एथिक्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक न्यू आंसर फ्रेमिंग मिलती रहेंगी। जैसे कि मैं अल्टरनेट डेज पे या डेली बेस पे आपको कोई क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, या मुझे इसकी फ्रेमिंग आपको दे देनी चाहिए, या ज्योग्राफी है तो ये मैप आपको आ जाना चाहिए, या ये वर्ल्ड का ये मैप, या ज्वालामुखी का, या भूकंप का, या कोई स्केल का, तो मुझे ये लगता है कि मेरे को ये आपको दे देना चाहिए, आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो उस ग्रुप में जिसने वो जो नोट्स परचेज़ किए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी तक 7 नोट्स तैयार हुए हैं और परसों आपका एक और नोट्स तैयार हो जाएगा साइंस और टेक्नोलॉजी का। वो आप ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक साथ एक जगह पे नहीं मिलता है, इसलिए मैंने उसको बनाया। अब आप इसको पढ़ के बताती हूँ। अब आपको क्या करना है कि आपने जिस भी सब्जेक्ट के नोट्स लिए हैं या जिन लोगों ने टोटल लिए हैं वह उतने ही रजिस्टर बनाइए। तो आपको अलग अलग रजिस्टर बनाने हैं हर नोट्स का। पूरा नोट्स अलग है, वो नोट्स तो आपको अलग से प्रिंट निकालना है या लिखना है, वो अलग नोट्स है। ये अलग न्यू रजिस्टर बनाएंगे आप। उसमें आप क्या करेंगे, मैं डेली कुछ पेजेस की पिक्चर आपको सेंड करूँगी उन ग्रुप में। इसमें कुछ अलग टॉपिक भी रहेंगे और कुछ मैगजीन के क्वेश्चन रहेंगे जिनको मैं आंसर लिख कर आपको दूंगी। और आपको रजिस्टर में कंप्लीट करना है, उनको कम ही दूंगी ताकि आप अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार कर सके। लेकिन आप अपना रजिस्टर ज़रूर बनाइए। जो भी सब्जेक्ट आपने परचेज़ किया है उसका बनाइए और जो मैं दे रही हूँ उसको उसमें लिखिए। इस तरह में मेंस के एग्ज़ाम आने तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी आपको एथिक्स के कुछ क्वेश्चन दूंगी, उसका पिक्चर सेंड करूंगी, तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर आपको इस साल अधिकारी बनना है तो प्लीज़ राइटिंग करते जाइए और अभी से ही लग जाइए। मेरे 7 नोट्स तैयार हैं और बहुत लोगों ने पूरे भी लिए हैं, तो आप 7 रजिस्टर बनाइए तो और उनमें लिखिए। आप इस नंबर पे मुझे किसी भी इनके रिगार्डिंग के नोट्स के लिए या पेड व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब चलिए हमारा अनुवाद देखते हैं। अनुवाद ध्यान से समझिएगा। देखिए, पहले मैं हिंदी पढ़ के बताती हूँ आपको। वास्तव में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या भारतीय भाषाओं के सामने पहली बार नहीं आ रही है। जन भाषा के पक्ष में जिन लेखकों ने संस्कृत में लिखने की पूर्ण परिपाटी को छोड़ना चाहा, उनमें से प्रत्येक ने भाषा निर्माण के स्थान पर शब्दों को अन्य भाषा से ग्रहण कर अपना काम चलाया। वस्तुतः शब्द और शब्द समूह को ग्रहण करने में किसी भाषा का अपमान नहीं होता है। यह नितांत स्वाभाविक प्रक्रिया है। शब्दों और अभिव्यक्तियों को केवल शब्द भंडार बढ़ाने के लिए नहीं लिया जाता, वरन किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उसी संदर्भ में उपयुक्त मानते हुए ग्रहण करना होता है। अब आपको इसका क्या करना है, ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। अब वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको इकट्ठे बताती हूँ मैं। पहले मैं एक एक लाइन का आपको अनुवाद बताती हूँ। ये पारिभाषिक शब्द में भी आ सकता है कि अनुवाद क्या होता है। तो जब भी हमको किसी भी स्रोत भाषा को लक्ष्य भाषा में ट्रांसफ़र करना, इसे स्थानांतरित करना होता है, बदलना होता है, तो वो अनुवादिक शब्द कहलाते हैं। तो क्वेश्चन है, पहली लाइन पढ़ते हैं। वास्तव में
पारिभाषिक शब्दावली की समस्या भारतीय भाषाओं के सामने पहली बार नहीं आ रही है। तो वास्तव में मतलब इन रियलिटी पारिभाषिक शब्दावली की समस्या भारतीय भाषाओं के सामने पहली बार नहीं आ रही है। तो इन रियली के बाद हम ये लास्ट वाली जो लाइन है वो स्टार्टिंग में लिखेंगे। इन रियली इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इंडियन लैंग्वेजेस आर कन्फ्रंटिंग द एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स। जो एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स है उसी को ही हम बोलते हैं पारिभाषिक शब्दावली। आपका ये प्रशासनिक वर्ड है, आपको ये प्रशासनिक शब्दावली में जो वर्डिंग मीनिंग में करा रही हूँ, जिसके मैंने 3 पार्ट आपको करा दिए हैं। 150 शब्द मैं आपको करा चुकी हूँ, लगभग 500-600 शब्द होंगे, वो मैं कराती जाऊँगी धीरे धीरे। तो आपने क्या लिखा? इन रियली इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, रियल में ये पहली बार नहीं है। इंडियन लैंग्वेजेस आर कन्फ्रंटिंग मतलब होता है कन्फ्रंट करना, सामना करना। द एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स, कि ये समस्या पहली बार नहीं हो रही है कि जो भारतीय भाषाओं के सामने ये पहली बार ये समस्या आ रही है। तो ये हमने इस लाइन का अनुवाद किया। अब है जनभाषा के पक्ष में जिन लेखकों ने, जनभाषा के पक्ष में मतलब राइटेड हु, जनभाषा के पक्ष में जिन लेखकों ने। तो पहले हम इसका करते हैं, जनभाषाओं के पक्ष में जिन लेखकों ने। तो राइटर्स हु वोटेड टू इन सपोर्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस। जनभाषा को क्या बोलेंगे? जनभाषा को बोलेंगे लोकल लैंग्वेज, और पक्ष को बोलेंगे हम सपोर्ट बोलेंगे, और पक्ष में को सपोर्ट बोलेंगे या जिन लोगों को ने इन्होंने वोट दिया उनको। तो राइटर्स हु वोटेड इन द सपोर्ट ऑफ लोकल लैंग्वेजेस, संस्कृत में लिखने की पूर्व परिपाटी को छोड़ना चाहा। वांटेड टू लीव द ऑनगोइंग राइटिंग इन संस्कृत। छोड़ना चाहा मतलब ऑनगोइंग राइटिंग, लीव द ऑनगोइंग राइटिंग। जनभाषा के पक्ष में जिन लेखकों ने संस्कृत में लिखने की पूर्व परिपाटी को छोड़ना चाहा, उनमें से प्रत्येक ने भाषा निर्माण के स्थान पर उनमें से प्रत्येक में को लिखेंगे हम ईच वन ऑफ देम। उनमें से प्रत्येक ने भाषा निर्माण के स्थान पर हैज़ अडॉप्टेड फ्रॉम अदर लैंग्वेज रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू वर्ड्स। मतलब न्यू वर्ड्स मतलब जो नए भाषा हैं उनका बोल रहे हैं। प्रत्येक ने भाषा निर्माण के शब्दों को अन्य भाषा से ग्रहण कर काम चलाया। उनमें से प्रत्येक ने मतलब ईच वन ऑफ देम, किसको उन्होंने अडॉप्ट किया? जो पुरानी भाषा से शब्द लिए गए हैं उनको लिया, कंपैरिजन में नई भाषा का निर्माण नहीं कराया। तो हम क्या लिखेंगे? ईच वन ऑफ देम हैज़ अडॉप्टेड वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, दूसरी लैंग्वेज से वर्ड लिया, रादर देन बल्कि कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू वर्ड, नए निर्माण के स्थान पे या भाषा निर्माण के स्थान पे, स्थान के ऊपर हम बोलेंगे रादर देन। तो इसका पूरे का क्या हो जाएगा? जनभाषा के पक्ष में जिन लेखकों ने सपोर्ट किया, तो राइटर्स हु वोटेड टू इन सपोर्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज वांटेड टू लीव द ऑनगोइंग राइटिंग इन संस्कृत, ईच वन ऑफ देम हैज़ अडॉप्टेड वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज रादर देन कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू वर्ड्स। ठीक है, अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। वस्तुतः शब्द और शब्द समूह को ग्रहण करने में, वस्तुतः मतलब प्रैक्टिकली या इस प्रकार या व्यवहारिक रूप से, तो वस्तुतः शब्द और शब्द समूह को ग्रहण करने में किसी भाषा का अपमान नहीं होता। तो इस लाइन का हम करते हैं, वस्तुतः को हम बोलते हैं प्रैक्टिकली, वर्ड एंड वर्ड्स, वर्ड ग्रुप्स, शब्द को बोलेंगे हम वर्ड और शब्द समूह को वर्ड ग्रुप। तो प्रैक्टिकली और ग्रहण करने को हम बोलेंगे अडॉप्टिंग, ग्रहण कर रहे हैं, कंटिन्यू में बात कर रहे हैं इसलिए एडोप्टिंग आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली अडॉप्टिंग वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स इज़ नो ऑफेंस टू एनी लैंग्वेज। ऑफेंस का मतलब होता है अपमान। तो प्रैक्टिकली अडॉप्टिंग वर्ड्स एंड वर्ड ग्रुप्स इज़ नो ऑफेंस टू एनी लैंग्वेज, यह नितांत स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक मतलब स्पष्ट, हम कहते हैं इट इज़ ऑब्वियस, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, तो यहाँ पे वही ऑब्वियस का यूज़ हो जाएगा। यह नितांत स्वाभाविक प्रक्रिया है मतलब इट इज़ वेरी ऑब्वियस प्रोसेस। शब्दों और अभिव्यक्तियों को केवल शब्द भंडार बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। वर्ड एंड एक्सप्रेशन आर नॉट मीन ओनली टू इंक्रीज वर्ड पावर। मतलब हम शब्द को इसलिए नहीं करते हैं, इसलिए बढ़ाने ये इस नहीं रखते हैं ज़्यादा कि हमारे पास शब्द बढ़ जाए, वरन किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले वरन को हम बोलेंगे इंस्पाइट या इंस्पाइट। वरन को क्या बोलेंगे? इंस्पाइट। वरन किसी विशेष संदर्भ में बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पार्टिकुलर रेफरेंस। तो किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को
उसी संदर्भ में उपयुक्त मानते हुए ग्रहण करना पड़ता है। तो क्या बोलेंगे, इंस्पाइट द वर्ड मीन फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंस आर टू बी एक्सेप्टेड एज सच। दूसरे शब्दों में उपयुक्त मानते हुए ग्रहण करना होता है। तो इस प्रकार हम इसका हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा, इन रियलिटी इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये वास्तव में ये पहली बार नहीं है। इंडियन लैंग्वेजेस आर कन्फ्रंटिंग द एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स, जो भारतीय भाषाओं के सामने पहली बार पारिभाषिक शब्दावली की समस्या आ रही है। राइटर्स हु वोटेड टू इन सपोर्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, ऐसे राइटर्स जो कि लोकल लैंग्वेज या जन भाषा के पक्ष में लेखकों ने, लीव द ऑनगोइंग राइटिंग, नई भाषा के पक्ष में जिन लोगों ने संस्कृत को लिखना छोड़ दिया, ईच वन ऑफ देम हैज़ अडॉप्टेड वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेज, उनमें से प्रत्येक ने दूसरी भाषा को से एक नई भाषा को निकाला है, मतलब अन्य भाषाओं से ग्रहण कर अपना काम चलाया है। देन कंस्ट्रक्टिंग ए न्यू वर्ड, प्रैक्टिकली अडॉप्टिंग वर्ड एंड ग्रुप इज़ नो ऑफेंस टू एनी लैंग्वेज। अगर हम देखा जाए तो यह वस्तुतः शब्द और शब्दों को ग्रहण करना किसी भाषा का अपमान नहीं है। ऑफेंस मतलब अपमान। इट इज़ वेरी ऑब्वियस प्रोसेस, यह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर नॉट मीन ओनली टू इंक्रीज वर्ड पावर, शब्द और अभिव्यक्ति, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन मतलब वर्ड्स मतलब शब्द और एक्सप्रेशन मतलब अभिव्यक्ति। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर नॉट मीन ओनली टू इंक्रीज वर्ड पावर, शब्द और अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं है कि केवल आप वर्ड पावर को या शब्दों के संग्रह को बढ़ाओ। इंस्पाइट द वर्ड मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर रेफरेंस आर टू बी एक्सेप्टेड एज सच, इसका मतलब है कि किसी विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को उसी संदर्भ में प्रयुक्त करते हुए ग्रहण करना। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये अनुवाद कंप्लीट हुआ। पहले मैंने आपको इसका हिंदी से इंग्लिश बताया, फिर मैंने आपको इसका हिंदी से इंग्लिश बताया, इंग्लिश से हिंदी बताया। तो इसी प्रकार आपको करना है। आपको कोई अनुवाद में दे रही हूँ तो आपको उसका इंग्लिश में करके पहले खुद से देखना है, फिर मेरा आंसर देखना है, क्योंकि इस प्रकार के आते हैं और हम छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे अभिव्यक्ति हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, जन भाषा हो गया, पारिभाषिक शब्दावली हो गई, तो एक्सप्लोरेटरी वर्ड्स। तो इस प्रकार के वर्ड को आपको अगर बार बार आप अनुवाद करेंगे, बहुत से अनुवादों को प्रैक्टिस में लेंगे, तो आपका वहाँ एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा और आपको बहुत से लोगों को हिंदी में मार्क्स कम आ जाते हैं। तो यही कारण होता है कि हिंदी को हल्के में लेना। हिंदी को जितना आप लाइटली लेंगे उतना नंबर कम आएगा। हिंदी को भी और सब्जेक्ट की तरफ लेता रह लीजिए, क्योंकि ये हमारे मार्क्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और मुझे अगर आपको ये हिंदी के नोट्स चाहिए हो, हिंदी के ये जो नोट्स हैं इनकी कीमत ओनली 100 रुपीज़ है, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके इस नोट्स को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी प्रशासनिक शब्दावली मिल जाएंगे, अनुवाद मिल जाएगा, पल्लवन मिल जाएंगे, पूरे 3 मार्क का क्वेश्चन मिल जाएंगे और सभी प्रारूप लेखन मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू।